है इलेक्ट्रिसिटी और क्या है इसकी इंपोर्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं, लाइट चली जाए तो क्या होगा। आप लेक्चर देख रहे हैं, लाइट चली जाए क्या होगा। मैं इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं, लाइट चली जाए तो क्या होगा। सोचिए सोचिए क्या होगा। तो बस यार यही है इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस। तो इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस तो समझ आ ही गई होगी। तो आज के हम लेक्चर की शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी को तो समझेंगे ही आखिर क्या होती है, बट कुछ बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स के साथ करेंगे, है ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग्स के कुछ बेहतरीन माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके साथ आज के लेक्चर की शुरुआत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या कॉम्ब रियली में टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो बेसिकली करना क्या होता है, कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ में रब करना होता है इस तरीके से। मान लीजिए हम ऐसे रब करते हैं, फिर देखते हैं टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ टिनी पीसेस ऑफ पेपर भी हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये अट्रैक्ट कर रहा है, देखो। देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है टिनी पीसेस ऑफ पेपर को। देखिए इसने टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से कॉम्ब क्या होता है, रियली में टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जब हम कॉम्ब को हेड से रब करते हैं तो कॉम्ब जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, इसी वजह से वो टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। बट मान लीजिए अगर रेनी सीजन है या फिर हमारे हेयर्स जो है वो ड्राई नहीं है यानी वेट है, तो ये टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कॉम्ब है और हेयर है, कॉम्ब और हेयर के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और इसी वजह से रेनी सीजन में या फिर हमारे बाल जब वेट होते हैं तो ये टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता है। कंडीशन है इसके लिए, हेयर्स का ड्राई होना मस्ट है। अगर हेयर्स ड्राई नहीं होंगे तो ये टिनी ऑफ पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के एक्सपेरिमेंट में जो हम करने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे कि जब हम अपने कॉम्ब को हेयर्स के साथ रब करते हैं तो कॉम्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये पानी का फ्लो है आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल सीधा है। जब मैं इसको चार्ज को हेयर के साथ रब करने के बाद इसके पास लेके जाऊँगा तो अपने पास से डेविएट होगा, भटकेगा। देखना अभी देख सकते हैं आप, देखिए कितना ज़्यादा भटक रहा है। देखिए जब मैं इसके पास में लेके जाता हूँ, देखिए तो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉम्ब हमारा जो है चार्ज्ड है। एक बार दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाता हूँ मैं आपको एकदम ध्यान से देखना है। देखिए जैसे मैं कॉम्ब को इसके पास में लेके जा रहा हूँ, देखिए कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है। तो देखिए तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, सब दिखाई भी दे रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो दोनों एक्सपेरिमेंट्स किए वो बेसिकली दोनों ही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग बोल सकते हैं, उसी पर बेस्ड थे। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा जब हम कॉम्ब को हेयर्स से रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। पहले एक्सपेरिमेंट में देखा कि वो टिनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो ये तो आपने एक्सपेरिमेंट पहले भी सुन रखा और किया भी होगा शायद से। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो बिल्कुल यूनिक था, शायद आपने अब तक नहीं किया होगा। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, पानी के फ्लो के जो पानी का पाथ था जो एकदम स्ट्रेट था, वो क्या हो रहा था, जब कॉम्ब को हम पास में लेके आ रहे थे तो उसका पाथ डेविएट हो रहा था। डेविएट क्यों हो रहा था, क्योंकि कॉम्ब जो था हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज था तो बार बार उसको अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग रहा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था कि भाई दो तरीके के चार्ज होते हैं एंड फिनोमेना भी दो तरीके के होते हैं, एक अट्रैक्शन का, एक रिपल्सन का। तो सिमिलरली वहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा था, अट्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा था दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। हमें यहाँ से क्या समझ में आता है कि कॉम्ब रियली में चार्ज हो जाता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या चार्जिंग बाई रबिंग जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, कि अगर हम किन्हीं भी दो चीज़ों को रब करते हैं आपस में या फिर उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या है, आपस में चार्ज हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के पास कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है।
तो स्टूडेंट्स इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और भी हम करते रहेंगे ढेर सारे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, I hope you all are fine and you all are doing well. I am your physics teacher Abhishek and today we will start with our very first chapter of class 10th physics, that is electricity. तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में अराइज होता है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, बट जो पहला सवाल है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अगर हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को हम नॉर्मली बिजली बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक यूजुअल लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोलते हैं, इसको बिजली बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी की पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी का, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रोल प्ले करती है। कैसे, मान लीजिए आपको मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। इवन आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग सेटअप है, इसी वजह से आप ये लेक्चर क्लियरली विजुलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। अभी अगर लाइट चली जाती है तो आपको लेक्चर प्रॉपरली विजुलाइज नहीं होगा। सिमिलरली अगर बात करूँ, जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, आपने शूज पहनते हैं आप, है ना, तो उन कपड़ों में, उन शूजों में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रोल है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे भाई, जो कपड़े हैं, ये शूज हैं, ये कहाँ पे बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। फैक्ट्रीज में बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और मशीन्स को रन कराने के लिए ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हमारे क्लॉथ से लेके, शूज से लेके, मोबाइल चार्जिंग से लेके, लैपटॉप चार्जिंग से लेके हर जगह इंपॉर्टेंट है। इवन आप इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की ही बात कर लीजिए, अगर ट्रेन्स चलती हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड या फिर उसकी इंपॉर्टेंस तो आपको समझ आ गई होगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है वो है चार्ज के बारे में। आखिर चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात करें यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टी मैटर की, जिसके अंदर हम और फर्दर डिवाइड करके उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते हैं। बट इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी of matter by virtue of which two bodies either attract or repel each other, either attract or repel each other। यानी बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से दो बॉडीज या तो आपस में एक दूसरे के पास में आना चाहती है, एक दूसरे से दूर जाना चाहती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वो चार्ज है। किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। बाय वर्च्यू ऑफ विच टू बॉडीज आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक है भाई, इतना नोट कर लीजिए। अगर चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें, इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला है पॉजिटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं एंड नेगेटिव को कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं। कई बार मैं यूज करूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आखिर किसके पास होता है, नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, सोचिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन के पास। तो यहां पे हम लिखेंगे अ प्रोटॉन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज of 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब यहाँ पे कूलम क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट है ये। अभी सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की बात करें
तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, तो यहां पे हम लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन is having a negative charge of 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो आपने यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों नहीं यूज किया। मैंने नेगेटिव का साइन यहाँ पे इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे मेंशन करने का कोई भी सेंस नहीं निकलता है यूज करने का नेगेटिव साइन को। ठीक है भाई, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के ऊपर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस बोले तो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अभी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें वो है अनलाइक चार्जेस के बारे में। वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस यानी डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकंड भी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एंड एक एग्जांपल है एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा एंड यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस है ये क्या है, सेम चार्जेस हैं, तो यानी यहाँ पे रिपल्सन का फिनोमेना होगा, यानी एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। और यानी ये अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। या फिर हम सिंपल जनरल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इनके बीच में दुश्मनी होगी, यानी एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे दोस्ती होगी, एक दूसरे के पास में आना चाहेंगे। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल गिवन है आप नोट डाल के उन्हें लिखेंगे। नोट डाल के 2 पॉइंट नोट करेंगे। पहला है when we rub glass rod with silk cloth, the charge acquired by glass rod is positive and by silk cloth is negative, यानी यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, जो सिल्क क्लॉथ के पास चार्ज आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। जो ग्लास रॉड के पास चार्ज आता है वो क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है, तो ये कन्वेंशनली ऐसा माना गया है। कन्वेंशनली यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनके बेसिस पे डिसाइड कर लिया गया पर्टिकुलरली कि भाई ऐसा होता है, तो उसी को हम कन्वेंशन बोल देते हैं। ठीक है। सेकंड है when we rub a bayonet rod with woolen cloth
द चार्ज एक्वायर्ड the charge acquired by a bayonet rod is negative and by woolen cloth is पॉजिटिव। यानी कि जब आप एबॉनेट रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो जो एबॉनेट रॉड के पास चार्ज आता है वो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जो वूलन क्लॉथ के पास चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इतना नोट करेंगे। अगेन इसको भी हम कन्वेंशनली ऐसा ही माना गया है, कन्वेंशनली। ठीक है भाई, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि आखिर ये जो चार्ज हैं दो ही तरीके के होते हैं। अगर दो तरीके के होते हैं तो इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों पड़ा। तो इसके पीछे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं या फिर क्वेश्चन टाइप में डाल सकते हैं, वाई चार्जेस आर नेम्ड एज positive and negative and why they are of two types and why they are of two types। यानी चार्जेस का नामकरण पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूप में ही क्यों किया गया, उनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा गया, और आखिर वो दो ही तरीके के क्यों होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। बाकी ये टॉपिक से मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आता है बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली अगर चार्ज की बात करें तो एक जेम्स चैडविक तो नहीं, बट फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की थी। चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रैंकलिन साहब ने की थी, जेम्स चैडविक ने नहीं की थी। ठीक है, तो फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए थे, एक ग्लास रॉड ली गई थी। पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक ग्लास रॉड ली गई थी और एक सिल्क का क्लॉथ लिया गया था। इस ग्लास रॉड को हमने ऑलरेडी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया हुआ था। ठीक है, और एक सिल्क क्लॉथ लिया गया था जिसको हमने ग्लास रॉड के साथ रब कर रखा था। ठीक है भाई, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब कर रखा था और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रखा था। अगेन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, हमने एक ग्लास रॉड ली, उसको भी हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रखा था। फिर हमने एक और ग्लास रॉड ली, उसको भी अगेन सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रखा था पहले से ही, ग्लास रॉड। सिमिलरली ये भी क्या है, ग्लास रॉड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को पास में लेके आए तो हमने नोटिस किया ये एक दूसरे के पास में आना चाह रहे थे। यानी यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि एक दूसरे के पास में आना चाह रहे थे, यानी यहाँ पे हमने अट्रैक्शन का फिनोमेना नोटिस किया। यहाँ पे हमने अट्रैक्शन का फिनोमेना नोटिस किया। सिमिलरली जब हम दोनों ग्लास रॉड को पास में लेके आए तो हमने देखा एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे रिपल्सन का फिनोमेना नोटिस किया। तो बेसिकली इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा था वो ये निकल के आ रहा था कि दो ही तरीके के फिनोमेना हो रहे थे, एक हो रहा था अट्रैक्शन का और एक हो रहा था रिपल्सन का। एक किसका हो रहा था, अट्रैक्शन का, और एक रिपल्सन का। तो यही कारण है कि चार्ज जो हैं दो ही तरीके के होते हैं, क्योंकि दो ही तरीके के फिनोमेना हो रहे थे, एक हो रहा था अट्रैक्शन का, एक रिपल्सन का। और जितने भी आज तक एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन दोनों फिनोमेना की मदद से ही हम उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर पाए। तो इसी वजह से डिटेल इस पर चर्चा नहीं की गई और चार्जेस को दो यही मान लिया गया कि दो ही तरीके के होते हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे इतना तो समझ में आ गया कि भाई चार्ज दो तरीके के होते हैं, बट आखिर उनका नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों पड़ा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बेसिकली जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को पास में लेके आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, देन हम इन्हें वापस से दूर ले गए एंड वापस से पास में लेके आए तो ये कोई भी फिनोमेना शो नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि इनके पास कुछ पहले ऐसी चीज थी जो इनके पास से अब
गायब हो गई है। तो वो चीज क्या थी? वो चीज थी चार्ज। यानी पहले इनके पास चार्ज था, इसी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इनके पास से चार्ज गायब हो गया, इसी वजह से कोई भी फिनोमेना शो नहीं कर रहे। बट बेसिकली हम यहाँ पे पास में लाने पे दो चीजों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और किन्हीं भी कभी भी दो चीजों को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? वो चीज बढ़ती है। भाई किन्हीं भी दो चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो वो चीज क्या होगी? बढ़ेगी। मान लीजिए आपने एक बॉक्स में 4 चॉकलेट डाली, फिर आप अगले दिन भी 4 चॉकलेट उसमें डाल देते हो, तो तीसरे दिन आपको क्या मिलनी चाहिए? 8 चॉकलेट मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो चॉकलेट गायब ही हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हाँ, हो भी सकता है अगर आपका कोई छोटा भाई बहन उन्हें उठा ले, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल कहाँ पे? ऐसा मैथ्स में पॉसिबल है कि भाई आप दो चीजों को जोड़ो और वो चीज गायब हो जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए, अगर +2 के अंदर अगर आप -2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। +3 के अंदर अगर आप -3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप +4 के अंदर -4 जोड़ते हैं तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। +5 के अंदर अगर आप -5 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? तो भी 0 आएगा। तो बेसिकली हमारा डाउट यहीं से क्लियर हो गया कि दो चीजों को जोड़ने पे उसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो यहीं से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म उठाए और चार्जेस के नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिए गए। दो ही तरीके के फिनोमेना हो रहे थे, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसी वजह से चार्ज दो तरीके के होते हैं। तो आई होप आपको इतना डाउट क्लियर हुआ होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई। अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में कि भाई आखिर न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल टर्म को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल की बातें नहीं है। ये अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने बैठेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रल बॉडी वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, इवन इससे भी अपर लेवल मिल जाएगा। बट मैं आपको केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लेक्चर्स कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आखिर न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। अब जैसे न्यूट्रल बॉडी का कंसेप्ट उसमें ढंग से नहीं बताया गया एनसीईआरटी में, बट फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है, जनरली अगर यहाँ से स्टूडेंट से पूछा जाए तो बोल देंगे न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो। तो उनका कहीं ना कहीं ये बोलना बिल्कुल गलत है। न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके पास चार्ज तो होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में होता है। बोलने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हों, उसी को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? अ बॉडी विच इज हैविंग number of electrons is equal to number of protons। यानी ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, उसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। तो आपको इसी पे बेस में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है। अ बॉडी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, इसमें ए ऑप्शन है बाय एडिंग प्रोटॉन्स। आप वो भी से आपको पता है प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। या फिर बी ऑप्शन है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड सी ऑप्शन है बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तब तक मैं देख लेता हूं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। किसी भी बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं बताइए? हाउ कैन यू चार्ज अ बॉडी पॉजिटिवली? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका ऑप्शन ए है, तो उनका सोचना बिल्कुल गलत है। ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको समझते हैं कि आखिर डी ऑप्शन तो देखो ऑब्वियस है, वैसे ही रिजेक्ट हो गया, नन ऑफ दिस, ठीक है। बी वाले ऑप्शन में बोला है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर किसी को हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज तो नहीं बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब आप बात करते हैं बाय एडिंग प्रोटॉन्स, ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग गया? क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं उनकी अगर मास की बात करें तो काफी हैवी होता है। तो
तो यानी प्रोटॉन्स को फ्लो कराना या ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है, किसी बॉडी में प्रोटॉन्स को ऐड करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो एनर्जी रिक्वायर होगी प्रोटॉन्स को ऐड करने के लिए किसी बॉडी में, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से दूसरा काम किया जाता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन किया जाता है, यानी बाई रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉडी से नेगेटिवली चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज हम हटा लें तो क्या बचेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज ही बचेगी, ऑब्वियस है कि नहीं। अगर आपने किसी बॉडी से नेगेटिव चार्ज निकाल लिया तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज ही तो बचेगा उस पर। ठीक है, बोलने का मतलब कुछ ऐसा है, अगर हमें किसी इंसान को अच्छा बनाना है तो दो तरीके के, क्या तरीके हैं भाई, एक तो उसमें अच्छाइयाँ डाल दो और दूसरा उसकी बुराइयां निकाल लो। मान लीजिए अच्छाइयां डालना उतना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी बुराइयां निकाल लेंगे। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटॉन्स ऐड ना करके उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स को ऐड करना उतना आसान नहीं है। ये चीज़ आप याद रखेंगे और आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि भाई कभी भी किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए नोट डाल के आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज करनी है, कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज करनी है, या फिर कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज करनी है, नेगेटिवली चार्ज करनी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज यानी हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे या फिर उसमें से निकाल लिए जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया जाएगा किसी दूसरे से। ठीक है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बट इससे पहले हम एक टॉपिक समझेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक समझाता हूं तो ठीक से उतना क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्चुअली वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें मिलता है, तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ना जरूरी है। वैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लास 12th का टॉपिक है, बट एक बार फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर किसी भी बॉडी का जो चार्ज है, द चार्ज ऑफ एन बॉडी कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। आप उसे इंटीजर वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसकी, फंडामेंटल चार्ज की। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बोलने का अगर सरल भाषा में बात करूं तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो इंटीजर वैल्यू में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। बाकी डेफिनेशन के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, द चार्ज ऑन एनी बॉडी can be expressed as an integral multiple of fundamental charge, as an integral multiple of fundamental charge। ठीक है भाई, तो किसी भी बॉडी का चार्ज है आप उसे फंडामेंटल चार्ज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि Q = NE। अब यहां पे आप बोलेंगे ये क्या है भाई, जो E है ये है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोलने का मतलब फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यही क्या है, फंडामेंटल चार्ज। इसी को हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। n क्या है यहाँ पे, n इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। q क्या है, q है चार्ज ऑन ए बॉडी। जो बॉडी पे चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल में, कौन सा मल्टीपल होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तो उसके रूप में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही ऊपर बताया गया है। अभी और सरल भाषा में बात करूं तो मैंने पूछा आपसे, क्या किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, अप टू प्लस n इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है क्या, तो यस हो सकता है। क्या -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, -3 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, -4 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, तो यस अप टू -n इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। तो यानी बोलने का मतलब ये है, ये चार्ज एग्जिस्ट
करेगा। अभी मैं आपसे बोलने लग जाऊं, क्योंकि ये सभी क्या है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर वैल्यू में तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, मैंने बोला है ना, इंटीजर वैल्यू में तो एग्जिस्ट कर सकता है। बट मैंने आपको बोला 2/3 इलेक्ट्रॉन, 5/7 इलेक्ट्रॉन, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, इतना नोट कीजिए। बेसिकली आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, Q = N, ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में। बाकी इस टॉपिक का कोई भी क्लास 10 से लेन देन नहीं है, बट फिर भी मैंने पूरा समझा दिया है क्योंकि जरूरी था। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बताता, फॉर्मूला रटते, तो वो एक सही प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन नोट करेंगे आप। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो बेसिकली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? Q = Ne। तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है यहाँ पे 1 कूलम, ठीक है। N क्या है? N हमें फाइंड करना है। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो नेगेटिव साइन आएगा ऑब्वियस है, बट यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है? N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो N = क्या हो जाएगा? Q/E। तो बेसिकली अगर N की वैल्यू निकालनी तो N = क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू 1/1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे ये माइनस का साइन मैं इसलिए यूज नहीं करना हूँ क्योंकि हमें केवल एक इंटीजर वैल्यू गेट करनी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो N = हो जाएगा 1 × 10⁻⁻19, तो बेसिक अपॉन 1.6। बेसिकली अगर मैं इसे चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻18, 10 × 10⁻⁻18। अपॉन में क्या है? 1.6 है। अगर यहाँ से पॉइंट हटाया जाए तो ये 16 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप N की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये आएगी 6.25, एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी 6.25 × 10⁻18। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.25 × 10⁻18। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 × 10⁻18 electrons are there in 1 coulomb of charge, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। इसको आप नोट कीजिए। अभी मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, नोट कीजिए इसको। अभी स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो आखिर जवाब दीजिए, आखिर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सोचिए, व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स क्या होते हैं? सभी को पता होगा मेनली कि आखिर भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सभी को पता होगा। सोचिए, व्हाट आर कंडक्टर्स और व्हाट आर इंसुलेटर्स। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होता है। कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो
यहां पे आप लिख सकते हैं कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, यानी कंडक्टर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस through which electricity can flow easily, तो बेसिकली क्या लिखेंगे, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। एग्जाम्पल के लिए बात करें, आपका आयरन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, कंडक्टर से, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अभी इंसुलेटर्स की बात करें, आखिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। तो यहां पे लिखेंगे इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस through which electricity cannot flow, insulator are those substances through which, या फिर अगर प्रॉपर लिखना चाहें which do not allow electricity to flow through them, which do not allow, थोड़ा सा एक प्रॉपर लग रहा है ना डेफिनेशन, तो इस वजह से ऐसा लिखा है which do not allow electricity to flow through them, अभी यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, आपका एग्जांपल में रबड़ हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, है ना। तो ये सभी क्या है, ये इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं, रबड़ एंड प्लास्टिक, ठीक है। इस तरीके से ड्राई वुड भी किसका एग्जांपल है, इंसुलेटर का एग्जांपल है। क्योंकि अगर ड्राई वुड क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए लकड़ी जो है गीली होती है, वो ड्राई नहीं होगी, तो उसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी, तो आप बोलेंगे वो तो इंसुलेटर है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ड्राई वुड शब्द इस्तेमाल किया है। इसको रब कर देते हैं। ये तो सब बहुत बेसिक चीज़ थी, बट बताना एक बार जरूरी था क्योंकि बुक में गिवन है, ठीक है भाई। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो आपसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कंडक्टर्स अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ क्यों करता है अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। यार ये बहुत सोचने वाली बात है, इंसुलेटर्स के अंदर से तो फ्लो नहीं होती है, कंडक्टर्स के अंदर से हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, सोचिए। 1 मिनट का समय है आपके पास सोचने का, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। अब चलिए बताते हैं, रिवील कर देते हैं इसका सीक्रेट क्या है। क्योंकि कंडक्टर्स के पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, चार्ज कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देते हैं, ठीक है। वो क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देते हैं कंडक्टर्स। वाइल इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा पाते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कंडक्टर्स हैव प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so they allow electricity to flow through them, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देते हैं अपनी अंदर से फ्लो होने के लिए। किसकी वजह से भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर 1, है ना, क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस पर बेस्ड, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड हैव ए गुड डे, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।